दर्शकों नमस्कार। डीडी बिहार की मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो एक साहित्यकार हैं, एक गीतकार हैं, एक स्तंभकार भी हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब भी हम बात साहित्य की करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज का दर्पण है। अच्छी चीज़ों के बारे में भी और बुरी चीज़ों के बारे में भी कम शब्दों में ये साहित्य के ज़रिए से हम चीज़ों के बारे में हम बताते हैं और जिसे पे हम तमाम जानकारी लेंगे। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सतीश कुमार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि आप एक साहित्यकार भी हैं, एक गीतकार भी हैं, स्तंभकार भी हैं, काफ़ी जगह आपने काम भी किया है, तो बहुत सारी चीज़ों पे आपसे बात करेंगे आज हम। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं साहित्य के बारे में करके। जब भी बात साहित्य की आती है तो कहते हैं जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं समाज का दर्पण है। अच्छी चीज़ों के बारे में भी, अच्छी घटनाओं के बारे में, बुरी घटनाओं को बहुत कम शब्दों में भी ये जो भी साहित्यकार होते हैं वो पिरोते हैं हमारे दर्शकों के लिए, जो भी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी हमारे समाज के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है आज? मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। निश्चित रूप से साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। जो समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उसे ही हम साहित्य की विविध विधाओं में लेकर आते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हम कथानक जो होते हैं वो कल्पना पर आधारित होते हैं और कई बार कल्पना और यथार्थ दोनों का मिश्रण होता है। लेकिन जब हम एक कविता को पूरी कर लेते हैं या एक कहानी को पूरी कर लेते हैं, एक उपन्यास को पूरा कर लेते हैं, तो उसमें जो संदेश होते हैं, जो प्रेरक होते हैं कई बार, और उस संदेश को हम अपने जीवन में पुनः आत्मसात करते हैं पाठक के रूप में। तो इस तरीके से तो हम देखें तो दोनों साहित्य और समाज के बीच दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में चोली दामन का रिश्ता कायम है और जो चीज़ हम समाज से लेते हैं वापिस फिर समाज को हम वापिस करते हैं उसी चीज़ को। जी, और जब भी वह सतीश जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम साहित्य के बारे में बात करें तो ये हमारे जो व्यक्तिगत विकास के लिए भी कितना ज़रूरी है, इस बारे में भी थोड़ा आप जानना चाहेंगे। और आप साथ ही साथ आप एक साहित्यकार भी हैं, आप कवि भी हैं, आप लेखनी भी, और कई पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई हैं, तो इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, इस बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। साहित्य के प्रति रुझान देखा जाए तो बचपन से ही साहित्यिक पत्रिकाओं को पढ़ने का चस्का मुझे लग गया था, क्योंकि मेरे घर में साहित्यिक माहौल था। मेरे बड़े भाई जिनका अवधेश कुमार सिंह नाम है, वे साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ा करते थे और साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाएं घर में आया करती थी। मैं चौथी पाँचवीं कक्षा में ही चंदा मामा, पराग, नंदन आदि पत्रिकाएं पढ़ा करता था और ये जो पढ़ने की अभिरुचि थी निरंतर गहराती चली गई और बाद में मैं कविताएँ लिखने भी लगा और 7वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते कुछ कविताएँ मेरी अखबार में प्रकाशित हुई। और सबसे बड़ा बदलाव मेरे लेखन में तब आया जब 8वीं कक्षा में मेरी कविता कादम्बनी में प्रकाशित हुई। कादम्बनी एक बड़ी पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका थी। इससे मेरे आत्मविश्वास को काफ़ी बल मिला। और इसके अलावा जब मैं 10वीं कक्षा में था तो एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित प्रतियोगिता दर्पण के द्वारा की गई थी और मैंने पहली बार निबंध भेजा और मुझे उसमें प्रथम पुरस्कार मिला। मुझे आज भी याद है कि 151 रुपया को मनी ऑर्डर मेरे पास आया था। और इन सब चीज़ों ने मेरे लेखन को मजबूत किया और घर में जो मेरे बड़े थे, मेरे बड़े भाई और भी दूसरे लोग थे, दोस्त थे, सभी एक ईमानदार आलोचक रहे हैं मेरी रचनाओं के। जब भी कहीं भी खामियां उन्हें दिखी तो उन्होंने बताया और मैं निरंतर उसको दूर करता रहा और इस तरीके से मेरे लेखन में सुधार आता गया। जी, और साथ ही अगर आपके लेखनी के बारे में बात करें तो हम ये भी जानते हैं कि आपकी कई लेखनी ऐसी भी हैं जो अखबारों में भी प्रकाशित हुई हैं, कई अलग अलग भाषाओं में भी, तो इस बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। और आपकी जो पहली लेखनी थी जो आपने लिखा था, जो प्रकाशित हुई थी, उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? मैंने पहली कविता लिखी थी जिसका शीर्षक दंगा था और दंगा होने के कारण के बारे में इस कविता में मैंने विवेचना की थी। दंगा क्यों होता है और मूलतः दंगा होने का एक ही कारण होता है, जब विश्वास दरकने लगता है तो अविश्वास पनपने लगता है तो दंगा जैसी चीज़ें सामने आती हैं। और आज मैं मूल रूप से बैंकिंग और आर्थिक विषयों पर लेखन कर रहा हूँ और मेरा जो मकसद है लोगों को वित्तीय रूप से जागरूक करना है और उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर बनाना है और यही संदेश और यही सारी चीज़ें मेरे लेखों में मिलती हैं। और डिजिटलाइजेशन के बाद हमने देखा कि ऑनलाइन फ्रॉड की घटना में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं
ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचने के बारे में लोगों को बताऊं, लोगों को जागरूक करूं और उससे बचने के उपायों के बारे में मैं लेखों में हमेशा मतलब कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आता हूं। ऐसे जो कि अभी डिजिटल अरेस्ट एक काफ़ी खतरनाक रूप है ऑनलाइन फ्रॉड का। इसके मोडस ऑपरेंडी के बारे में मैंने अपने कई लेखों में जिक्र किया है। तो मेरी कोशिश है कि लोगों को वित्तीय रूप से जागरूक करूं और ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं उससे बचाने की कोशिश लगातार करता रहूं। जी, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आप एक कवि भी हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कि आप किसी कवि से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो पहचान होती है वो उनका, अगर उस चीज़ों को हम ना सुने तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ आपने जो चीज़ें लिखी हैं ज़रूर सुनना चाहेंगे हम लोग। मेरी पहली कविता संग्रह 2001 में प्रकाशित हुई थी, धूप छाँव शीर्षक था उस कविता में, और उसमें कुछ छोटी छोटी 5 कविताएँ हैं जो कि पर्यावरण पर केंद्रित हैं और मुझे लगता है कि वे कविताएं आज भी मौजूद हैं और मेरी प्रिय कविताएं भी हैं। तो मैं अपनी पुस्तक लेकर आया हूं जो 2001 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 116 कविताएं संग्रहित हैं और सभी कविताएं समाज के विविध रूपों के बारे में बताती हैं, मानवीय संवेदनाओं के बारे में बात करती हैं, रिश्तों के बारे में बात करती है, राजनीति के बारे में बात करती है, भ्रष्टाचार के बारे में बात करती है। तो कुल मिलाकर के मैंने कोशिश की सभी क्षेत्रों को इस कविता संग्रह में मैंने छूने की कोशिश की है। इस कविता संग्रह में से मैं आपको कुछ कविताएं सुना रहा हूं, आप सुने और कविता का आनंद लें। पहली कविता का शीर्षक है पेड़। फूलों को मत तोड़ो, छिन जाएगी मेरी ममता। हरियाली को मत हरो, हो जाएंगे मेरे चेहरे स्याह। मेरी बाहों को मत काटो, बन जाऊंगा मैं अपंग। कहने दो बाबा को नीम तले कथा कहानी। झूलने दो अमराई में बच्चों को झूला। मत छांटो मेरे सपने, मेरी खुशियां लूट जाएगी। पेड़ इंसान से बात कर रहा है, संवाद कर रहा है। दूसरी कविता नदियां। इसमें नदी इंसान से संवाद करती है। हजार हजार दुख उठाकर जन्म लिया है मैंने, फिर भी औरों की तरह मेरी सांसों की डोर भी कच्चे महीन धागे से बंधी है। लेकिन इसे कौन समझाए इंसान को जिसने बना दिया है मुझे एक कूड़ादान। तीसरी कविता में हवा इंसान से संवाद कर रही है। मैं थी अलहर अलमस्त, विचरती थी स्वच्छंद, फिरती थी कभी वन उपवन में तो कभी लता कुंज में। मेरे स्पर्श से नाचते थे मोर, भिंसते थे खेत खलियान, किंतु इन मानवों ने कर दिया कलुषित मुझे। अब नहीं आते बसंत बहार, खो गई है मौसम की खुशबू भी। चौथी कविता में पहाड़ इंसान से संवाद कर रहा है। चाहता था मैं भी जीना स्वच्छंद, थी महत्वाकांक्षाएं मेरी भी, पर अचानक किसी ने कर दिया मुझे निर्वस्त्र, तो किसी ने खलबाट। खलबाट का मतलब था जो पत्थरों, सभी पेड़ को काट करके पत्थर रह जाते हैं, तो जो खलबाट शब्द का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है। तब से चल रहा है सिलसिला या अनवरत, और इस तरह होते जा रहे हैं मेरे जीवन के रंग बदरंग। और अंत में इंसान क्या कर रहा है उसके बारे में है। आंखें बंद है, कान भी बंद है, और मर रहे हैं चुपचाप पेड़, पहाड़, नदी और हवा। बस आनंद ही आनंद है। जी, वो कहते हैं ना कि एक कवि से मुलाकात तब तक अधूरी है जब तक उनकी रचनाओं को, उनकी कविताओं को उनके ज़ुबानी ना सुना जाए। जब भी बात कविता की आती है तो हम देखते हैं कि बड़े ही कम शब्द में, बड़ी ही सटीक शब्दों में बहुत चीज़ों को हम बोल देते हैं, चाहे हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की बात हो या फिर कुछ कहना हो या समाज के बारे में कुछ बताना हो। तो कविता एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आप एक गीतकार भी हैं, कई आपकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, तो अपने कुछ पुस्तकों के बारे में भी आप बताना चाहेंगे? प्रकाशित पुस्तकों में कविता संग्रह है, जैसे कि मैंने अभी पहली अपनी कृति को आपके उसके बारे में बताया। और गीतकार बनने का जो सफ़र है वो भी मैं कहूँगा कि एक अनजान सपने के पूरे होने जैसा है, क्योंकि गीतकार बनना मेरी प्राथमिकता में कभी नहीं थी। संयोग से मेरी पदस्थापना मुंबई में करीब 7 सालों तक मैं रहा हूँ वहाँ पर, और चूँकि कविता, कहानी, गीत, गज़ल मैं लिखा करता था, तो जो कवि सम्मेलन है मुंबई में जो आयोजित होते हैं, मुशायरा जो है, उसमें भी मैं शिरकत करने लगा। और
मुशायरा में बॉलीवुड के कलाकार भी आते थे, गीतकार भी आते थे। तो इस तरीके से एक म्यूजिक एल्बम में काम करने का मुझे मौका मिला और मेरा पहला म्यूजिक एल्बम दिसंबर 2021 में OTT प्लेटफॉर्म्स पर करीब 100 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुआ था। इसमें स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक, जियो सावन और इसके अलावा हारमोनी म्यूजिक इंडिया लिमिटेड ने उसे अपने चैनल पर रिलीज किया था। उसके बाद एक लंबा गैप रहा है, लेकिन पिछले वर्ष से फिर मैंने म्यूजिक एल्बम पर काम किया है और उसके बाद अब तक 4 और म्यूजिक एल्बम मेरे आ चुके हैं। और भविष्य की योजना की बात करें तो फिल्मों के लिए गीत लिखना चाहता हूं और मुझे विश्वास है जल्द ही मुझे मौका मिलेगा। और अभी कुछ म्यूजिक एल्बम पर काम कर रहा हूं और उसमें मेरी कोशिश है कि जो यूथ है, जो युवा हैं, उनकी पसंद, उनके दृष्टिकोण के बारे में मैं अपने गीत में उनको शामिल करूं ताकि युवा मेरे गीत से कनेक्ट हो सकें। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने काफ़ी चीज़ों पे आपसे बातचीत किया, साहित्य के बारे में भी हमने आपसे जाना, आपके पुस्तकों के बारे में, आपके कविताओं के बारे में भी जाना, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि आप एक सम्मानित स्तंभकार भी हैं। और जब भी बात पत्रकारिता की आती है तो बदलते दौर में काफ़ी कुछ बदला है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो बदलाव आए हैं पत्रकारिता की ही अगर हम बात करें तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस बारे में भी कुछ बताएँ। ऐसे बदलाव शाश्वत है, बदलाव आते रहते हैं हर चीज़ में, इसके बिना ज़िंदगी ठहर सी जाती है। और पत्रकारिता की बात करें तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता का आज़ादी, हमारे आज़ादी में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी के बाद भी जो पत्रकारिता मिशन के तौर पर की जाती थी और जो समाज में जो विसंगतियां हैं और सच को सामने लाने में, विसंगतियों को दूर करने में पत्रकारिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन परिस्थितियाँ आज बदल चुकी हैं और जो मीडिया के जो मालिक हैं अखबार और टीवी के, उनकी जो प्राथमिकताएं बदली हैं। अब मुनाफा उनकी प्राथमिकता में है और इस वजह से जो पत्रकार हैं उन पर खबर की जगह विज्ञापन लाने का दबाव बढ़ा है। और इसके अलावा जो कोरोना पीरियड में हमने ये देखा कि जो अधिकांश जो अखबार हैं डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं और लेकिन इसकी वजह से पाठकों की संख्या में काफ़ी कमी आई, जिससे अखबारों का मुनाफा प्रभावित हुआ। और जो डिजिटल सब्सक्रिप्शन है उस अनुपात में लोगों ने नहीं लिया और जिस अनुपात में लोग अखबार पढ़ा करते थे। और एक और बड़ा बदलाव ये आया है कि सभी के हाथों में स्मार्टफोन है और सभी पल पल की खबर सोशल मीडिया में पोस्ट करना पसंद करते हैं। इसकी वजह से पेशेवर पत्रकारों के समक्ष ये चुनौती आई कि नई खबर कहाँ से लाएं और बहुत से पत्रकार सोशल मीडिया से ही खबर उठाने लगे, जिसकी वजह से उनका महत्व कम हुआ। खबरिया चैनल 24 घंटे न्यूज नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कोशिश करने के क्रम में कई बार वैसे अतार्किक कार्यक्रम उन्होंने दिखाए जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता कम हुई। और आज के पत्रकार हैं जो अधिकांशतः जो हैं वो जीवन यापन के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें मिशन वाली कोई बात नहीं है, उसमें प्रतिबद्धता नहीं है, समर्पण नहीं है। और इसकी झलक हमें पत्रकारिता के जो गुणवत्ता है उसमें जो कमी है उसमें दिखती है। लेकिन पूरी तरह से यह कहना सही नहीं होगा कि पत्रकारिता में केवल कमियां हैं। पत्रकारिता आज भी अच्छे पत्रकार हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, सच को सामने लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो चौथे स्तंभ के लिए जो कसौटियाँ निर्धारित की गई थी उस पर आज की पत्रकारिता खरी नहीं उतर पा रही है। जी, और साथ ही पत्रकारिता के ही बारे में हम लोग बात करें तो अगर साहित्य की ही हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं एक इंसान के और समाज का भी दर्पण तो माना ही जाता है, साथ ही साथ उनके विकास में और समाज के उत्थान में भी एक बहुत बड़ा इसका महत्व है। तो इस बारे में भी आप क्या बताना चाहेंगे कि हर व्यक्ति आमजन के विकास में और समाज के विकास के निर्माण में कितना ये ज़रूरी है साहित्य या फिर पत्रकारिता? निश्चित रूप से मेरा भी मानना है कि जो साहित्य है, आज जो साहित्य रची जा रही है और जो 100 साल पहले रची जा रही थी, साहित्य ने समाज के निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि साहित्य वो विधा है जिसके माध्यम से हम नई चीज़ों को जान सकते हैं, नए देश को बारे में जान सकते हैं, लोगों के रहन सहन के बारे में जान सकते हैं, आर्थिक धार्मिक स्थितियों से परिचित हो सकते हैं। और अगर कोई ऐसी कहानी है जो कि रोमांच पैदा करने वाली है तो हम रोमांचित हो सकते हैं।
अच्छी जो साहित्य अगर हम गंभीरता से पढ़ते हैं तो हमारी उससे भाषा शैली समृद्ध हो सकती है, हम सकारात्मक बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साहित्य एक ऐसी विधा है जो कि हर व्यक्ति को सकारात्मकता की ओर लेकर जाती है, और जब व्यक्ति समृद्ध होता है तो तनाव मुक्त होता है और बेहतर काम करता है तो समाज भी जाकर समृद्ध होती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि साहित्य जिस तरह से भाषा किसी भी देश के लिए जरूरी है, उसी तरीके से साहित्य भी किसी भी देश के लिए, एक समृद्ध देश के लिए साहित्य भी, एक समृद्ध साहित्य की भी ज़रूरत है, जो कि साहित्य अपना काम बखूबी कर रहा है। और चूँकि हमारे देश में नकारात्मक चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती है, इस वजह से नकारात्मक चीज़ें साहित्य में कम देखने को मिलती है। हम लोग सिनेमा भी देखते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हीरो अंत में नहीं मरे, वो जिंदा रहे, और जो समाज में विद्रूपताएँ हैं, जो विसंगतियाँ हैं, या फिर कहीं पर भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने में वो सक्षम हो, और साहित्य भी वैसा ही काम कर रहा है। बिल्कुल, और हर आम जन का अगर विकास होगा तो समाज का अपने आप ही विकास होगा। और साथ ही साथ अगर हम पत्रकारिता के ही बारे में बात करें तो हम इसे जानते हैं कि एक चौथा स्तंभ भी माना जाता है और लोगों का एक विश्वास भी है इस पे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर लिखने के बारे में हम बात करें तो सही और सटीक चीज़ें लिखना कितना ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग फ़ायदे के लिए कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें भी लिख देते हैं जो नहीं लिखना चाहिए। तो सही और सटीक चीज़ें लिखना पत्रकारिता में लोगों के लिए कितना ज़रूरी समझते हैं आप? और देखिए, अभी तो पेड पत्रकारिता का भी चलन काफ़ी मतलब कि आम है, और पैसे दे करके भी लिखे जा रहे हैं। कुछ तो जो पैसे दे के जो खबर जो है वो लिखा हुआ भी रहता अखबारों में कि ये मतलब कि ये मतलब कि खबर नहीं है, और पैसे दे करके इस खबर को अखबारों में लिखा गया है। लेकिन है कि सही खबर और गलत खबर वो पहचानना बहुत ही मुश्किल आज की तारीख में हो गया है, क्योंकि यूट्यूब के आने की वजह से सभी कोई न कोई चैनल, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनल चला रहे हैं, जिसके वजह से ये कहना मुश्किल है कि कौन सा खबर सही है। तो इसमें हमारा ये दायित्व है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम पहले पहचान करें खबर सही है या गलत है, और भीड़ की तरह हम व्यवहार न करें। हम अगर किसी खबर के पीछे सही है और पीछे भीड़ भाग रही है तो पहले हम उसको सत्यापित कर लें कि सही है गलत है। मान लीजिए मेरठ में कोई घटना घटती है तो उसको सत्यापित करने के लिए वहाँ के व्यक्ति से बात करने के बाद जो है हम समझ सकते हैं कि सही घटना क्या है। अब अभी स्थिति ये है कि कोई एक बात मतलब कि सोशल मीडिया में आती है और ट्रेंड हो जाती है, लोग ट्वीट कर रहे हैं और रीट्वीट हो रहा है, और उसके बाद हमें समझ में नहीं आती कि वो खबर सही है या गलत है। तो ये हमारे विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है इस संदर्भ में। जी, और साथ ही थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात किया, पत्रकारिता के, साहित्य के और भी चीज़ों पे। मैं जानना चाहूँगी, आज देखते हैं कि हर आमजन कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बिज़ी है, काम में बिज़ी है, लेकिन खुद के लिए वक्त निकालना, अपनी चीज़ों के लिए, जो चीज़ें उन्हें पसंद है, जैसे अगर हम आपके ही बारे में बात करें, आपको संगीत पसंद है, आपको साहित्य लिखना पसंद है, आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, तो इन सब के लिए टाइम निकालना कितना ज़रूरी समझते हैं हर आमजन को? भी आप क्या कहना चाहेंगे कि काम से थोड़ा हटकर अपने लिए और कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, हॉबीज़ की ही अगर हम बात करें, तो इसके लिए घर परिवार के लिए समय निकालना कितना ज़रूरी है? देखिए, अगर जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात हमेशा चरितार्थ होती है। अगर आप में चाह है, आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, तो बैंक में 24 घंटे का नौकरी नहीं करता हूँ। ऑफिस से कभी न कभी तो आते हैं। अगर मान लीजिए कि हम 8 बजे से 8 बजे की कार्यावधि मान लें, तो 8 बजे रात में जब हम लौटते हैं तो हम खाना वाना खाने के बाद भी हमारे पास कुछ समय होता है। अमूमन लोग 6 से 7 घंटा सोते हैं, तो अगर आप 10 बजे भी सोते हैं तो आप 6 बजे से 8 बजे के बीच में 2 घंटे का समय होता है। अगर 2 घंटे का भी आप इस्तेमाल प्रतिदिन करें तो आप, जैसे कि मैं लेखन करता हूँ, तो एक योजना दिमाग में होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए मैंने किसी विषय को चुना है कि इस विषय पर मुझे एक लेख लिखना है, तो आप उस विषय पर लगातार काम करते रहेंगे। हर दिन अगर आप 1 घंटे 2 घंटे काम करते हैं तो आसानी से आप लेख को लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शुरुआती दौर में दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आज मुझे अगर लिखने के लिए कहा जाए किसी विषय पर लेख, तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 1 घंटा से 1.5 घंटा का समय लगेगा, क्योंकि मैं करीब 17-18 सालों से ये काम कर रहा हूँ
और बहुत चीज़ें रिपीट होती हैं। जैसे कि अब हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो मौद्रिक नीति में अगर कोई बदलाव आता है तो मुझे मालूम है कि उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ने वाला है, तो उसकी समीक्षा करने मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो मैं केवल लेखन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर संगीत की भी बात करता हूँ, कोई अगर मतलब कि गिटार बजाता है या गायन करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको 24 घंटे में समय नहीं है उसके पास में कि वो गिटार नहीं बजा सकता है या फिर कोई गीत नहीं गा सकता है या कोई पेंटिंग नहीं कर सकता है। ऐसा करते हैं तो ये अपनी कमियों को हम छुपाते हैं, हम करना नहीं चाहते इसलिए कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय सभी के पास में है, ज़रूरी है कि हम समय को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें और व्यर्थ के कामों में अपना समय न जाया ना करें। जी, और साथ ही हम देख रहे हैं कि आपका काफ़ी चीज़ों से जुड़ाव रहा है, काफ़ी चीज़ें आपको पसंद है करना, इसमें जिस चीज़ों पे हमने बातचीत भी की है। और साथ ही मैं आपसे थोड़ा आपके शुरुआती दौर के बारे में भी जानना चाहूँगी कि आपकी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और घर परिवार के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। जी, मेरी शुरुआती शिक्षा ये पटना में ही शास्त्री नगर हाई स्कूल से मैंने 10th किया है। उसके बाद मैंने अनुग्रह नारायण कॉलेज एन कॉलेज से मैंने BA किया। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली से मैंने जर्नलिज्म किया और नौकरी करने के दौरान मैंने MBA फाइनेंस किया है और मैंने मास कम्युनिकेशन में भी MA किया है और हिंदी साहित्य में भी MA किया है। और मेरे घर में मैं 3 भाई मैं हूँ और एक बहन है, और मेरे बीच वाले भाई साहब काफ़ी मतलब कि वो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी भी उनका मतलब कि दखल है और वो भी नौकरी करने के साथ साथ मैराथन दौड़ते हैं। बड़े भाई में वैसी अभिरुचियाँ नहीं थी तो वो केवल अपनी नौकरी तक ही सीमित रहे। मेरी बहन भी गृहिणी है और मेरी वाइफ का नाम सोनल छाया है और मेरे बच्चों में 2 बेटियां मेरी हैं, आसिमा सिंह और सनाया सिंह। और आसिमा भी लिखती है और अच्छा लिखती है। और मेरी अभी भी मैं जब कोई कहानी लिखता हूँ या कविता लिखता हूँ तो अपनी पत्नी से डिस्कस करता हूँ और ये चर्चा जरूर करता हूँ कि ये कहानी पाठकों को कितना छू पाएगी, कितना कनेक्ट हो पाएंगे। शीर्षक पर भी काफ़ी मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि शुरू से ही शीर्षक चुनने में मैं बहुत चूजी रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर शीर्षक आपका कैची है तो पाठक शीर्षक से ही प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर आप अभी मेरी एक नई पुस्तक अंग्रेजी में आने वाली है, टेल ऑफ बैंकिंग इकोनॉमी, उसके जो इसमें करीब 85 लेखों का संग्रह है और जो कि विविध अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं। तो उसके जो सारे जो लेख हैं उसके जो शीर्षक हैं काफ़ी कैची हैं, उसको पढ़ करके कोई भी प्रभावित हो सकता है। और मैं इसमें अतिशयोक्ति मेरी बातों में नहीं है, मैं दावा करता हूँ अगर कोई पढ़ेगा शीर्षक मेरे लेख को पढ़ेगा तो सबसे प्रभावित करने वाले शीर्षक होंगे। बिल्कुल। और साथ ही आप इतनी चीज़ों से आपका जुड़ाव रहा है, आप स्तंभकार भी हैं, गीतकार भी है, संगीतकार भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप साहित्य से भी आपका जुड़ाव है, पुस्तकें भी आपने कई लिखी हैं, खुद का आप काम भी कर रहे हैं बैंक में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन सब में फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, वरना इतनी सारी चीज़ें एक बार में करना निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा कि मैं जब आपकी शादी हो जाती है, शादीशुदा जीवन आप जी रहे होते हैं तो परिवार के लिए भी समय होता है जो देना होता है आपको है, क्योंकि आप अकेले नहीं जी रहे हो। तो मैंने उनके समय को चुराया है अपने लेखन के लिए और इसमें मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे घर में निरंतर समर्थन मिला है। मेरी बेटियों ने भी समर्थन किया है, मेरी वाइफ भी हमेशा मतलब समर्थन करती है। इस वजह से ही मैं इतना लेखन कर पाता हूँ, अन्यथा ये संभव नहीं था। जी। और साथ ही अगर आने वाले समय की बात करें तो आप काफ़ी चीज़ों पे लिखते भी हैं, तो अगर आने वाली चीज़ों के पर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने सोचा हो कि आपको लिखना है, या जिस चीज़ों के बारे में फ्यूचर के बारे में कुछ? देखिए बहुत सारी योजनाएं मेरी हैं अभी, जैसे कि अभी मैंने अभी जस्ट मतलब कि आपसे साझा किया कि एक अंग्रेजी में पुस्तक मेरी टेल ऑफ बैंकिंग इकोनॉमी प्रेस में जा चुकी है और पहला प्रूफ करीब अप्रैल महीने में 15-16 अप्रैल तक इसी महीने में आने वाला है। तो ये पुस्तक करीब मुझे लगता है मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में बाजार में आ जाएगी। एक दूसरी एक कहानी संग्रह पर भी मैं काम कर रहा हूँ और जिसका शीर्षक तपती धूप में ज़िंदगी है और इसमें 25 कहानियों का संग्रह होगा ये, और ये सभी कहानियाँ प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं में हो चुकी हैं
और जो कहानियाँ हैं उसमें, चूँकि मैं बैंक में काम करता हूँ और 25 साल का कंप्लीट कर चुका हूँ, उसके पहले मीडिया में भी काम कर चुका हूँ, तो ये जो अनुभव हैं, जो हज़ारों ग्राहकों से मिला हूँ, नई नई जगह गया हूँ, चूँकि तबादले में हमारे अक्सर होते रहते हैं और लोगों को देखा हूँ, तो सब मेरे जो अनुभव का जो संसार हमारा है उसका रिफ्लेक्शन मेरी कहानियों में मिलेगा। तो बैंकिंग पृष्ठभूमि भी है, पत्रकारिता भी है, समाज में जो विसंगतियाँ उसके बारे में मैंने कलम चलाई हैं और साथ में मानवीय संवेदनाओं पर भी कहानियाँ लिखी हैं। जी सर, काफ़ी चीज़ों पे हमने बातचीत कर ली है। हम लोग संगीत के बारे में हमने बात किया है, हमने कविताओं के बारे में बात किया, पत्रकारिताओं के बारे में बात की, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बातचीत की। मैं साथ ही एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, जब भी बात साहित्य की आती है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं या बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो ऐसी चीज़ों पर लिखते हैं जो देखते हैं, समझते हैं या भोगते हैं, और साथ ही साथ बहुत ऐसे भी लोग हैं जो काल्पनिक चीज़ों पर भी लिखना पसंद करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किन चीज़ों पर लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, मेरी रचनाओं में दोनों चीज़ें हैं, अधिकांश यथार्थ है और बहुत ही कम कल्पना का मिश्रण है। यथार्थ अगर आप परोस रहे हैं दर्शकों के सामने में, अगर आप कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, तो काफ़ी आसान होता है आपके लिए, क्योंकि आप उन चीज़ों से होकर गुजर चुके होते हैं। तो केवल आप जब लिखना शुरू करते हैं तो आप लिखते चले जाते हैं और बाद में जो एडिटिंग का काम है वो निरंतर चलता रहता है। कोई एक बार में आप परफेक्ट कहानी या कविता आप नहीं लिख सकते हैं, तो एक बार आपने लिख दिया उसके बाद सुधार का काम चलता रहता है। तो यथार्थवादी जो है कहानी है या फिर उपन्यास है वो लिखना आसान होता है। जी, और साथ ही अगर संगीत के बारे में बात करें, हम ये भी जानते हैं कि आपने कई आपके एल्बम भी आ रखे हैं और आप गीत से भी आपका एक लगाव रहा है। तो गीत से ये जो आपका लगाव था ये कैसे हुआ? घर परिवार में कोई ऐसे थे या फिर मतलब कैसे आपका इससे जो रुझान इसकी तरफ हुआ? देखिए, लेखन के प्रति रुझान तो मेरा बचपन से रहा है। गीत में मेरी पदस्थापना जब मुंबई हुई, मैं वहाँ 7 साल रहा हूँ, तो साहित्य के बहुत सारी विधाओं में मैं जब पटना में मैं 2016 से पहले था तो बहुत सारी विधाओं में मैं नहीं लिखा करता था, लेकिन जब मुंबई गया तो वहीं पे मैंने कहानी लिखना शुरू किया, वहीं पे मैंने गीत लिखना शुरू किया, वहीं पे मैंने गज़ल लिखना शुरू किया। और गीत, गज़ल और कहानियाँ जो पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही थी, लेकिन जो गीत लिखने का कभी ख्याल नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे वहाँ जो साहित्यिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं उसमें मैं जब शामिल हुआ, मुशायरा और कवि सम्मेलन में शिरकत करने लगा, तो बॉलीवुड के भी बहुत सारे कलाकार वहाँ पर आया करते थे और गीतकार भी आया करते थे। तो उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो मेरे मन में भी ख्याल आया, क्यों ना मैं गीत तो मैं लिख ही रहा हूँ, तो फिल्मों के लिए गीत लिखने के लिए क्यों न प्रयास करूँ। और संजोग से एक मौका मुझे 2021 में मिला, जब एक म्यूजिक एल्बम पर काम करने का मौका मिला, तो उसके लिए मैंने लिरिक्स लिखे और पिया रे ओ पिया उसका शीर्षक था। और ये मैंने पहले बताया कि 100 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुए और सोशल मीडिया में काफ़ी धमाल मचाया था मेरे गीत ने। तो ये अनायास ही गीत लिखना शुरू किया और ये मैं कहना चाहूँगा कि मेरे एक अनजान सपने के पूरे होने जैसा ये है। जी, और साथ ही अगर बच्चों के बारे में बात करें, युवाओं के बारे में बात करें, तो बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनका साहित्य से एक जुड़ाव है, जो लिखना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो ये नहीं समझ पाते कि किस तरीके से चीज़ों को लिखना है या फिर परोसना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, तमाम बच्चों को जो हमारे आज देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें हैं। एक रामवृक्ष बेनीपुरी की जो निबंध है गेहूँ और गुलाब, तो पहले गेहूं का इंतजाम कर लें, अर्थात आप कोई रोजगार कर लें, क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हैं जो आपके जो जीवन यापन के लिए अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, तो एक अब स्टेबिलिटी आ जाती है, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत हो जाता है। उसके बाद अगर लेखन करते हैं तो उसमें काफ़ी मतलब बेहतर कर सकते हैं। और चूँकि साहित्य के बलबूते पर आप जीवन नहीं जी सकते हैं, तो कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद लेखन करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी विषय को चुन लें, किस विषय पर लिखना चाहते हैं, और उस पर निरंतर अभ्यास करते रहें, और निरंतर अभ्यास करने से निश्चित रूप से उसमें बेहतरी आएगी।
जी, और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि बदलते दौर में काफ़ी कुछ बदला है। तो आज देखते हैं कि बच्चों में कि स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और स्ट्रेस को कम करने में ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ये जो गीत होता है ये बहुत कारगर साबित होता है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जो आज डॉक्टर्स हैं वो भजन भी लगा के रखते हैं आईसीयू में, ताकि जो पेशेंट है उन्हें एक स्ट्रेस ना हो। तो कितना ये लोगों के लिए लाभदायक है गीत सुनना या गीत लिखना, इस बारे में भी आप क्या कहना है, खासकर युवाओं के बारे में? निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं। म्यूजिक थेरेपी काफ़ी चर्चित है, और बहुत बच्चे आज तो गाने सुनते हुए पढ़ते हैं, और काफ़ी कंसंट्रेशन उनका बना हुआ रहता है उस दौरान भी। ऐसा नहीं कि वो डिस्टर्ब होते हैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट उनके आते हैं। और जैसे कि मैं ही मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ तो गाने सुनता रहता हूँ, तो उससे आपको पता नहीं चलता कि आपने कितने देर मतलब कि समय बिताया, और काफ़ी आसानी से जो काम कर रहे हैं वो कर लेते हैं। और ये तनाव को कम करने का भी एक बड़ा माध्यम है। होता है क्या है कि जब आप गीत गा रहे हैं या सुन रहे हैं, तो जो आपको आत्मिक सुख मिलता है, आपको जो खुशी मिलती है, उसका कोई विकल्प नहीं होता, उसका कोई पर्याय नहीं है। और उससे जो खुशी मिलती है उसके कारण आप तनाव मुक्त रहते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बिल्कुल। और साथ ही सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, जो कीमती आपने वक्त दिया है, अब तमाम चीज़ों पे आज हमने खास बातचीत की है। एक इंसान में जो इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, साथ ही साथ अपना काम भी कर रहा है, वो एक गीतकार भी हैं, एक संगीतकार भी हैं, पुस्तकें भी उन्होंने बहुत सारी लिखी है। तो ये सारी चीज़ें करना एक इंसान में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, जो तमाम चीज़ों के बारे में आपने जान के इसके तहे दिल से शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी तरह का कारोबार कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, तो आप अपनी अभिरुचि को मरने नहीं दें, उसको जिंदा रखें। ये कहना गलत होगा कि हमारे पास समय नहीं है और मैं अपने मन का काम नहीं कर सकता हूँ। सभी लोग कर सकते हैं। थोड़ी सी मतलब अनुशासन की ज़रूरत है, समय चुराने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपका जीवन सहज और सरस हो जाएगा। बिल्कुल सर। कार्यक्रम में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए तहे दिल से सर आपका शुक्रिया। जी नमस्कार, धन्यवाद।